अब बात करते हैं अहम कि क्या जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, क्या उसमें वजन है, क्या इसको तब्दील करने की जरूरत है? तो इसमें मेरे ख्याल से ये बात तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम जो है ना वो नाकाम है। हम वही मसाइल देख रहे हैं जो एक अरसे से चलते हुए आ रहे हैं। मैंने बताया था उस दिन भी एक रिपोर्ट कार्ड के शो में, मैं 20 साल से सहाफत कर रहा हूं, इकोनॉमी और बिजनेस कवर करता था। आप पूरे मुल्क के गवर्नेंस सिस्टम छोड़ें, जो इकोनॉमी के हवाले से रिफॉर्म्स कर रहे थे, चाहे वो टैक्स बेस को ब्रॉडन करना हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन करना हो, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के नुकसानात कम कर रहे हो, वफाकी हुकूमत का अखराजात कम कर रहे हो, पेंशन रिफॉर्म्स लाने हो, ये 20 साल से जू के तू है मसाइल। पावर सिस्टम में आपके जो मसाइल हैं ये नहीं हल हो रहे, तो भाई ये तो तय है ना कि ये डिलीवरी नहीं हो रही है। अब वो आप बहस कर लें कि कौन सा सिस्टम बेहतर है, क्या है, मैं उस पर भी आता हूं। तो डिलीवरी तो नहीं हो रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई सिस्टम, कोई ऐसी चीज हो जिसमें हम तब्दीली लेकर आए और कंसेंसस से उस पर बात हो, कंसेंसस से हो, बाय फोर्स कुछ ना हो, तो उस पर जरूर सोच और विचार करने की जरूरत है। अच्छा, मैं जरा ऊपर से शुरू करता हूं, क्योंकि मेरी ये राय ये है, अगर आप मजीद सूबे बना दें, जैसे अभी 4 हैं, आप 8 कर दें, क्या हो जाएगा? खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़ी काम की बात की उस दिन कि जो मेरे हल्के का जितना वोट है उतनी आबादी है। आज़ाद कश्मीर में जहाँ इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ तो इतने छोटे छोटे डिविजन्स और छोटे छोटे आप डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, तो क्या आज़ाद कश्मीर की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है? उनका ये आर्गूमेंट था मजीद आप सूबे बना लें तो कैसे बेहतर होगी। और ये बात में वजन है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी है, आप किसी भी पढ़े लिखे डीएमजी ग्रुप के ब्यूरोक्रेट से पूछें, वो खुद बताएगा कि ब्यूरोक्रेसी का जवाल क्या है, डिसफंक्शनल कह लें या बिल्कुल ही नाकिस हो चुकी है। जो नए लोग आ रहे हैं काबिलियत नहीं रखते वो उस तरह की के कुछ बड़े फैसले कर सकें, और फिर लथार्जी भी है, रेड टेप भी है, बहुत सारे मसाइल हैं, करप्शन के बड़े बड़े मसाइल हैं। तो यानी कि कोई काम जो होने का होता है वो भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। तो ब्यूरोक्रेसी तो यही रहेगी भाई, 8 सूबे हों, 12 हों या 14 हों, कैसे इसको बेहतर करेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, और मैक्रो लेवल का सवाल है, पहले हमने ये फैसला करना है कि ये मुल्क चलाना किसने है, बुनियादी सवाल है। और ये सवाल पिछले 79 ईयर्स से हमारा पीछा कर रहा है कि ये मुल्क चलाना किसने है। क्या ये मुल्क सिविलियन से चलाना है होल एंड सोल, जैसे इंडिया में होता है, और आपकी इस्टेब्लिशमेंट या फौज कह लें वो पीछे रहेगी, या हमने एक हाइब्रिड सिस्टम में लेके चलना है कि फौज और सिविलियन हुकूमतें ये मिलकर मुल्क चलाएंगी, या हमें एक मुकम्मल तौर पे डिक्टेटोरियल मुल्क चाहिए जिसमें फौज, जो पहले भी 3 दफ़ा कू कर चुकी है, मार्शल लॉ लगा चुकी है, वो रूल चाहिए। ये हमें फैसला करना है। अगर बाज़ लोगों की ये राय है कि वैसे तो ऑब्वियसली पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है, सिविलियंस को चलाना चाहिए और हर इदारे का अपना रोल है, वो रोल अदा करें, लेकिन बाज़ दफ़ा ये सोच आती है कि क्योंकि हमारे यहाँ अब एक इतना लंबा अरसा गुजर गया है, ऑलमोस्ट 80 साल गुजर गए, तो ये डिबेट इम्पॉसिबल है कि सिविलियंस के पास मुकम्मल इख्तियार आ जाएगा मुल्क चलाने का। तो शायद आप आइन में ही कोई ऐसी चेंजेस कर दें, या एक अंडरस्टैंडिंग कर लें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और फौज के, यार किसका क्या रोल है, कि फौज का भी चले कुछ रोल हो जाएगा डिलीवरी में, गवर्नेंस में, मुल्क चलाने में, और सिविलियंस का होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ इस तरह की बातें होती रहती है ना, ये चलता रहता है कि यार अगर रहना ही है, दोनों नहीं काम कर रहे हैं, तो फिर अपने दायरा कार को उस हिसाब से तय कर लें। वैसे तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ये राय है, होना क्या चाहिए वो तो 1973 का आइन सिंपली बताता है आपको, जहाँ पे भी जमहूरियत है बताता है कि फैसले जमहूरी लोगों ने कर रहे हैं, सिविलियंस ने कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये एक डिबेट है और हमारी तारीख है, तो उससे हम आंखें नहीं फेर सकते। तो ये बुनियादी सवाल है। कोई भी सिस्टम ले आए भाई, आप इलेक्शंस के रिफॉर्म्स के साल बात करते हैं, हमने 20 रिफॉर्म कर दिए, 25 रिफॉर्म कर दिए। जब इंटेंशन नहीं होगी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, तो जितने भी रिफॉर्म कर ले कुछ नहीं होना। इसी तरीके से आप कोई भी सिस्टम ले आए, ठीक है, कोई भी सिस्टम ले आए, अगर इंटेंशन ये है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी या किसी और इदारे की इन्वॉल्वमेंट होगी, सिस्टम नहीं चल सकेगा। तो जो आपकी बाउंड्रीज तय करनी है भाई, वो वंस फॉर ऑल तय कर रहे हैं कि ये मुल्क किसने चलाना है। नंबर 1 क्वेश्चन ये है। दूसरा सवाल मेरा जो है, दूसरा नुक्ता मेरा ये, मैं नीचे की नहीं बात कर रहा, लोकल बॉडी, मोर प्रोविंसेस, क्या हमें पार्लिमानी सिस्टम सूट करता है जो मुल्क में है इस वक्त, या हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाने की जरूरत है। अब ये भी एक ऐसी डिबेट है कि जब भी कोई बात करता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो ऐसा लगता है ओह पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या कह दिया। ओ भाई, दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं, अमेरिका सबसे जो बड़ी जमहूरियत है वो भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे चलता है। हमारे यहाँ ये एक टैबू बन गया है, एक गाली बन गया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे ये कोई जमहूरी सिस्टम नहीं है। और इसकी वजह यह है कि मुल्क में जब भी डिक्टेटर्स आए हैं, चाहे अयूब खान हो, चाहे ज़ियाउल हक हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, जब भी उन्होंने मार्शल लॉ लगाए, वो फिर सिस्टम को थोड़ा सा तब्दील करते हैं और एक तरीके से सारे पावर्स अपने पास लेके एक ऑलमोस्ट एक किस्म का सदारती निज़ाम आ जाता है। जैसे मुशर्रफ पहले आए तो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, बाद में पार्लिमानी निज़ाम की तरफ वो लेके गए ना, तो वो सदर बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ इसलिए एक गाली बन गया है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी एक जमहूरी सिस्टम है और बहुत सारे मुल्कों में राइज है। लेकिन क्योंकि हमारी एक बरतानिया से चली हुई आ रही है जमहूरियत का सिलसिला, तो हमारा एक पार्लिमानी निज़ाम है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बहस करना इसलिए ज़रूरी है, बरतानिया जो कि सिस्टम का बानी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम,
वहां पे बहस हो रही है कि सिस्टम नाकाम हो चुका है। वो 6-7 वज़राए आज़म पिछले 4-5 साल में तब्दील हो चुके हैं, कोई पार्टी आती है वो मसाइल हल नहीं कर पा रही है। क्यों? वहां पे बहस हो रही है कि क्या ये सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है जो वहां पे डिस्कशन हो रही है कि ये जो सिस्टम था पार्लिमानी सिस्टम, ये 2 पार्टीज के लिए था। जैसे अमेरिका में है ना, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन है, 2 पार्टी सिस्टम था, उसके लिए सूटेबल था कि एक ऑपोजिशन होगी एक हुकूमत होगी। लेकिन अब बरतानिया में भी 4 पार्टीज हो चुकी है, बल्कि 5वीं पार्टी भी आ गई है। तो अब ये उनकी मजबूरी बन गई है कि जो भी हुकूमत बनती है वो कोalition गवर्नमेंट बनती है। और कोalition गवर्नमेंट की बड़ी मजबूरियां होती है, कैबिनेट क्या होगा, सबकी आरा अलग होगी। जैसे पाकिस्तान में भी आप देखते हैं कोalition गवर्नमेंट चाहे पीटीआई की थी चाहे अभी है, सबकी आरा मुख्तलिफ होगी, सबका इनपुट होगा, तो उसमें जो है काम हो जाता है खराब। और वहां पे ऑब्वियसली जब बरतानिया ने ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया था तो इसीलिए बनाया था ताकि पावर्स डिवॉल्व हो, इतनी डाइवर्सिफाइड हो हुकूमत कि किसी एक के पास सारी ताकत ना आ जाए। और क्योंकि पावर सबके पास स्प्रेड आउट होगी तो उस सिस्टम को बाहर से खतरा नहीं होगा, चाहे डिक्टेटर हो, चाहे बरतानिया में उस वक्त किंग सिस्टम हो या जो भी हो, उनको खतरा नहीं होना चाहिए सिस्टम से। तो ये सिस्टम उसने बनाया गया था। लेकिन अब वहां पे बहस हो रही है कि सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, पार्टीज इतनी ज्यादा हो चुकी है, कोalition गवर्नमेंट ये मसाइल हल नहीं कर सकती। पाकिस्तान में भी हम इसी तरह की बहस देख रहे होते हैं। बल्कि मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, पाकिस्तान में आजकल बड़ा ये है कि यार देखें, ममदानी जो है वो वहां पर मेयर बन गया न्यूयॉर्क का। क्या पाकिस्तान में कोई नौजवान या कोई ऐसा बंदा जिसका सियासत से ताल्लुक ना हो, चाहे वो जितना भी चार्मिंग हो, जितना भी आर्टिकुलेट हो, चाहे जितना भी वो पॉपुलर हो, क्या वो बन सकता है? वजीर आजम छोड़ें, चीफ मिनिस्टर छोड़ें, क्या मेयर भी बन सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसकी गुंजाइश नहीं है। वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन था मेयर ममदानी का और वो इलेक्शन जीत गया। पाकिस्तान में अगर आपने मेयर बनना हो, मिसाल के तौर पे जिब्रान नासिर साहब एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, सियासतदान भी कह लें, क्योंकि इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, एमपीए का, एमएनए का, कभी जीते नहीं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ते हैं। मेरे ख्याल से यूसी इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पॉपुलर नेम है, हम सब जानते हैं, अच्छे दोस्त भी हमारे। अब जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि यार मुझे मेयर बनना है, क्या वो कराची का मेयर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि आज़ाद हैसियत में वो अगर एक यूसी भी जीत जाएंगे तो वो मेयर कैसे बनेंगे? क्योंकि मेयर बनने के लिए उनको 170, 180 या जो भी नंबर है 200 प्लस नंबर चाहिए होगा, और यूसीज का, यानी और यूसी काउंसलर्स का जो उनको इलेक्ट करे और फिर वो मेयर बने। जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अगर अपनी सीट जीत जाते हैं, उनको पूरे हाउस से वोट चाहिए होगा, मेजॉरिटी वोट चाहिए होगा, तब वो जाके बनेंगे। तमाम एमएनएस की सपोर्ट, मेजॉरिटी एमएनएस की सपोर्ट होगी, तब जाके वो बनेंगे वजीर आजम। ठीक है, तो हमारे यहाँ ये मसला है। हमारे यहाँ चाहे कोई शख्स जितना भी पॉपुलर हो, वो अपनी सीट तक महदूद रह सकता है, अदरवाइज तो वो उस पार्टी में हो और वो पार्टी से ऊपर, पार्टी में ऊपर पहुंचे। लेकिन ऊपर तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी में खानदान, नून लीग में खानदान, पीटीआई में इमरान खान, आगे का कुछ पता नहीं, तो फिर उसकी तो कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो हमारी एक फैसिनेशन है कि यार देखें वो ममदानी साहब जो है न्यूयॉर्क के मेयर बन गए, पाकिस्तान में नहीं बन सकते। भाई नहीं बन सकते, पार्लियामेंट्री सिस्टम में नहीं बन सकते। हाँ, मुकाबला अगर जिब्रान नासिर का हो मुर्तज़ा वहाब के साथ मेयर बनने का, ठीक है, कराची की मिसाल दे रहा हूँ, 1-on-1 मुकाबला होगा, जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो बन जाएगा मेयर, वहाँ पे उनका चांस है। इसी तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट बनना है, अगर मुकाबला है डोनाल्ड ट्रंप का किसी के साथ भी, तो वो वहाँ पे मुकाबला करके बन गए प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि जोड़ तोड़ करके पहले लोगों को अपनी पार्टी में लेकर आओ, इलेक्टेबल्स को लेकर आओ, फलाने बिजनेसमैन की सपोर्ट लो, कोई और जो है इलेक्टेबल है उसकी सपोर्ट लो, पार्टी में लेकर आओ, फिर अपनी सीट जीतो, फिर उनको जितवाओ और फिर जाके आप बनते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो ख्वाहिश है ना कि ममदानी साहब की तरह कोई मेयर क्यों नहीं बनता, वो नहीं बन सकता इस सिस्टम में जब तक डायरेक्ट इलेक्शन ना हो, जो कि सदारती निज़ाम में होते हैं। तो क्या हमें ये सोचना चाहिए कि उस तरफ जाएं? लेकिन एज आई सेड ये भी मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान में एक टैबू बन जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त ये सोच ज़रूर होगी गवर्नेंस बेहतर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है ये वाहिद चीज़ नहीं है जो कि हल कर सकती है आपके मसाइल को। और दूसरा ये कि मुझे इस वक्त ये लगता है जो रेजिस्टेंस आएगी उस वजह से ये एक नॉन स्टार्टर है। एंड एज आई सेड 6 महीने की कोई डेडलाइन नहीं है, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, राज़ी करने की कोशिश करेंगे, हो गए तो मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन एज आई सेड मुझे नहीं लगता कैसा होगा।